आज का सेशन पिछले बार जो हमने गैलेक्टिक सुपरवेव के बारे में जाना, इवेंट को बहुत क्लोजली साइंटिफिक तथ्यों से जाना, उसका समय तक भी हमने पता कर लिया कब होने वाला है, कैसे होने वाला है और कितनी मात्रा में ये प्रभाव डालेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो जो इवेंट एक है, जो डिवाइन से वो लाइट आ रही है हम सबके लिए इस धरती पर, जो भी फिजिकल नॉन फिजिकल बीइंग्स यहाँ पे हैं उस असेंशन प्रोसेस में भाग लेने वाले हैं, तो उन सब के प्रति जो ये एक को क्रिएटर का जो एक पावर आ रही है, तो उसको अगर हमको धारण करना है और शिफ्ट में आगे उस ट्रांजिशन में स्मूथली जाना है, तो आज हम इस प्रोसेस को या तो प्रिपरेशन कह सकते हैं, इसको जानने के लिए हम 3 पार्ट में आज देखेंगे। पहली बात यूनिवर्स का प्रिपरेशन, फिर हमारी प्रिपरेशन, फिर लाइट फोर्सेस का प्रिपरेशन। तीनों को हम जानेंगे तो एक तत्परता भाव अपने अंदर भी आएगा कि हम अकेले यहाँ पे नहीं हैं, हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे साथ है और जो लाइट फोर्सेस बैकस्टेज में रहकर काम करते हैं, उनके तरफ से भी कुछ जो अपडेट है हमारे लिए बहुत ही एक अ, खुशी की बात जैसा हम कह सकते हैं, वो भी अपडेट मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको हम संक्षिप्त में देखते हैं कि 5D शिफ्ट, ये तो 5D का काफ़ी मार्केट हो गया है करके बहुत सारे लोग आजकल बहुत मजाक भी करते हैं। बट इसको अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये एक इवेंट है, एक डिवाइन इवेंट, जिसके लिए बहुत सारे पुराणों में, शास्त्रों में एक प्रलय या तो युग परिवर्तन या तो जो कहते हैं कि कयामत की रात, तो ये उस टाइप का इवेंट है या किस टाइप का इवेंट है वो हमने देखा, बट वो कैसे होगा उसको भी हम आज पहले ही पार्ट में जान लेंगे। तो क्या है, थोड़ा कॉशियसनेस हमारे लिए, हमारे अंदर आना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहली बात जानेंगे कि यूनिवर्स का क्या तैयारी है। तो यूनिवर्स को हम ये कह सकते हैं कि ये एक फॉल्स वैक्यूम है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो आप चित्र में देख सकते हैं, एक तरफ 3 डायमेंशनल वही दुनिया है, दूसरी तरफ 5 डायमेंशनल एक नई दुनिया है। पर है तो एक ही दुनिया, एक ही पृथ्वी है, पर ये इसको फॉल्स वैक्यूम क्यों कहा गया? फॉल्स वैक्यूम इसीलिए साइंस ने कहा क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे मैट्रिक्स के जो नियम हैं, जिसके थ्रू ये मैट्रिक्स ऑपरेट होता है, वो क्या होती है कि एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट करती है हमारे सामने। जो हम सोचते आए हैं वही चीज़ें हमको दिखाता है। अभी तो टेक्नोलॉजी का दिन आ गया है, इसीलिए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि चलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है तो डिजिटल लाइफ में हमको बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। नहीं, ये मैट्रिक्स का बहुत ही पुराना नियम उसी पे आधारित है, जिसको हम माइंड ऑप्टिमाइजेशन या तो माइंड कंट्रोल कह सकते हैं। तो इस वैक्यूम के अंदर अगर हम साइंस को और गहराई से खंगालें, तो साइंस ये भी कहता है कि ये जो यूनिवर्स है हमारा, ये एक बहुत ही अनस्टेबल स्थिति में है अभी। ये इसके अंदर अभी क्या होगा किसी को नहीं मालूम। बट आज हम इसको बहुत ही क्लोजली अनकवर करेंगे एकदम सरल भाषा में। तो साइंस के जो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो बैक एंड में काम करते हैं, उनकी काम कभी लाइमलाइट में आती नहीं है। उनके कुछ रिसर्च में ये फाइंड आउट किया गया कि यूनिवर्स जो एक अनस्टेबल या तो अस्थाई स्थिति में जो था, वो एक स्थायी स्थिति में अभी आने लगा है। तो इसको क्यों ऐसा कहा? तो जब हम इसको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से भी देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक लास्ट स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन चल रहा है यूनिवर्स के अंदर। तो यूनिवर्स किसको कहते हैं? ब्रह्मांड जो है। तो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी सारे सोलर सिस्टम है, प्लानिटरी सिस्टम है,
जितने सारे बीइंग्स हैं, उन सब के अंदर ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम चालू है अभी। तो ये असल में है क्या? ये असल में एक, इसको संक्षिप्त में जान सकते हैं कि एक प्रिपरेशन है। एक दैविक घटना के प्रति सब कोई अपने अंदर से जो असल में वो रियल सेल्फ हैं, उन सब की तैयारी चल रही है और एक सफाई का काम चल रहा है उसके अंदर। तो आम तौर पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरी सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी सारे चीज़ें माया के रूप में जो डिस्टरबेंस क्रिएट की गई थी, उन सब की अभी कटाई, छटाई और धुलाई भी होगी। तो और एक भी बात सामने आती है जब हम टेक्नोलॉजी को सामने रखते हैं और उसी से साइंटिफिक रिसर्च का जो तथ्य हम निकालते हैं, तो पता चलता है कि एक सिंगुलैरिटी है जो बहुत ही करीब आ रही है, एक टाइम बॉम्ब की तरह सामने आ रही है। तो जितने भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं या तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे ग्रंथों को वो जानते हैं, उनके लिए भी ये वर्ड काफ़ी नया है कि ये सिंगुलैरिटी है क्या? इसको अगर हम संस्कृत में जानने का कोशिश करें तो सिंगुलैरिटी ये एक स्थिति है किसी भी जीवंत बीइंग का, किसी भी जीव का। अगर हम उसके जो एस्ट्रल डीएनए है, या तो हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म रूपी जो गुणसूत्र या तो डीएनए है, वो क्या होता है हमारे सारे जीवों के अंदर रहता है, वो कनेक्ट करता है हमारे सोर्स के साथ, जिसको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, या तो अनंत रचयिता कहते हैं, या तो ग्रैंड सेंट्रल सन कहते हैं, या तो भगवान कहते हैं। उन सबके साथ हमारे सबके साथ ये जो हमारा सूक्ष्म लोक का जो डीएनए है, हम सबके साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या तो किसी भी तकनीकी स्रोत के माध्यम से अगर इस सूक्ष्म डीएनए को अगर हम सोर्स से अगर कट कर दें उसके फ्री विल के अनुसार, तो उसको उसी जीवन प्रक्रिया को हम कहेंगे कि सिंगुलैरिटी है। यानी कि उसका स्रोत कुछ नहीं है, वो उसका कोई फिर आइडेंटिटी नहीं होगा, उसका जीवन अनंत होगा बट दैविक नहीं होगा। वो उस माया और मैट्रिक्स में अनंत काल के लिए फंस जाएगा। तो ये भी एक हमारे लिए एक बहुत ही कॉशियस सूचना है। दूसरा है कि अभी हम जिस स्थिति में हैं, उसको हम ऐसा भी जान सकते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर हम इस यात्रा में चल पड़े हैं, सबकी मोक्ष है, सबकी एसेंशन है, लेकिन कोई पीछे वापस नहीं जा सकता। यानी कि इससे हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हमको समझनी चाहिए कि हम सारे जितने आत्माएँ या तो सोल के या जर्नी में इस धरती पर हैं, चाहे फिज़िकल रूप में हो या तो नॉन फिज़िकल रूप में हो, सबका जो यात्रा है वो असेंशन के प्रति ही जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हट सकता। चौथा पॉइंट है कि ये जो एनर्जी है, जिसको हम सोर्स का एनर्जी कहते हैं, या तो कोई भगवत्ता का स्रोत जो है, ऊर्जा का स्रोत, ये आती आ कहाँ से रही है? ये आ वहीं से रही है जिसको हम सेंट्रल सन कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड के अंदर। उस सेंट्रल सन के चारों साइड में हमारे सारे सोलर सिस्टम घूमते रहते हैं। इसका हमने लास्ट टाइम व्याख्या किया था। तो पांचवा पॉइंट ये है कि जो ह्यूमन है यहाँ पे, मनुष्य शरीर के साथ अभी इस जर्नी को निभा रहे हैं, उन सब के लिए क्या है, एक बहुत ही नाजुक समय है, क्योंकि मनुष्य जीवन अपने में ही एक दैविक जीवन है और एक अनसुलझा हुआ कड़ी है मनुष्य का। तो इस परिस्थिति में जब हम इवेंट के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, तो एक साइंस के से एक और अलार्म बजती है कि ह्यूमैनिटी को बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन है, बहुत कम समय में उसके मस्तिष्क या तो मन में बॉम्बार्ड होंगी। यानी कि जिसको हम डिस्क्लोजर्स कहते हैं, जो अनकहा सत्य या तो अनजाना सत्य जो है, जो बहुत ही सदियों से, हजारों हजारों साल से इस मैट्रिक्स में हम द्वंद में जी रहे थे, वो सारे सत्य अभी प्रकट होंगे।
तो उसमें क्या होगा कि एक लास्ट समय जिसको हम अंत समय का पागलपन कहते हैं, वो सारा इसी समय प्रकट होगा। तो इन सब के ऊपर चर्चाओं में प्रवीण जी ने काफ़ी एक अच्छी विश्लेषण की थी पिछले वीक में। तो कैसे ये अंत समय का पागलपन हमको देखने को मिलेगा। तो अगर साइंस से अगर इस एंड टाइम मैडनेस को अगर समझे, तो यही है कि बहुत सारे डिस्क्लोजर जो इंफॉर्मेशन है इस मैट्रिक्स का सत्य जो है वो प्रकट होगा बहुत ही कुछ ही कम समय के अंदर। तो क्या होगा, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम कॉन्शियसनेस या तो चेतना के स्तर पे अगर ऊर्ध्व गति से अगर आगे ना बढ़े, तो ये हम सब के लिए एक एंड टाइम मैडनेस होगा। क्योंकि लोग बहक जाते हैं इस चीज के ऊपर, चर्चा पे चर्चा करते रहते हैं कि असल में एंड टाइम मैडनेस है क्या। ये प्रश्न सिर्फ आपका है। जो अनसुलझा हुआ प्रश्न आपके जीवन में इतने सारे जन्म ले लेकर आप जो आ रहे थे इस धरती पे, वो सारे अनसुलझा हुआ प्रश्न जो है आपके सामने रियलिटी की तरह प्रकट होगी। तो जितने सारे अनडिजायर्ड थॉट्स हैं, अनसॉल्व्ड मैटर्स हैं, या तो अनसॉल्व्ड जो आपके थॉट पैटर्न है, जो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ये सब आपके सामने ही प्रकट होंगी। तो यही एक एंड टाइम मैडनेस का शॉर्ट आंसर है साइंटिफिकली। तो इसके लिए यूनिवर्स के तरफ से एक ही सूचना आती है हम सब के लिए, जो पूरे मनुष्य जाति के लिए, कि बैलेंस बनाकर रखें। बैलेंस किस बात का, इसको हम आगे जानेंगे। जो सो कॉल्ड हम खुद को लाइट वर्कर्स कहते हैं, या तो स्टार सीड्स कहते हैं, ट्विन फ्लेम कहते हैं, इतने सारे आइडेंटिटी इस स्पिरिचुअलिटी में भर दिया है इन लोगों ने कि आज के समय में ये अलग ही लेवल का एक एंड टाइम मैडनेस हो गया। जो स्पेशली इस धरती पे हैं, उनको अपनी जर्नी ढूंढ रहे हैं। कुछ कुछ जो मार्केटिंग गिमिक्स लगाकर इन सब का जो नामकरण किया है, तो मैं इसीलिए इस पॉइंट को बोल रहा हूँ कि इन सब के आइडेंटिटी के पीछे मत पड़िए। अपने पे ध्यान दीजिए, अपने इनर वर्क पे कैसे करना है आज हम जानेंगे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। तो आइए जानते हैं कि एज ए लाइट वर्कर, या तो जिसको सोल एसेंशन प्रोसेस कहते हैं, उसको कैसे हम पूरा करें। जिसको हम इवेंट कहते हैं, ये जो हमने जाना पिछले स्लाइड में कि हमारे जो सेंट्रल सन से जो बहुत ही उच्च स्तरीय ऊर्जा, या तो हम प्रकाश जो कहते हैं, वो आ रही है। तो उसको अगर हम कैसे धारण करें, धारण हम सिर्फ अपने उच्च स्तरीय चेतना से ही उसको समाहित कर सकते हैं। तो जो मैंने ग्राफ लगाया है, तो ये ग्राफ तो बहुत ही साइंटिफिक है। इसको अगर हम सरल भाषा में अगर समझें, तो इसके अंदर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स जो एक्सपर्ट्स हैं और जो फिजिसिस्ट हैं, जो क्रिएशन बिग बैंग से लेकर अभी तक का जो रिसर्च कर रहे हैं, इन सब का जो डेटा है कंपाइल किया गया और उसको एक रूप दिया गया। तो जिसमें हम देखते हैं कि 2019 से ये जो प्रक्रिया है सेंट्रल सन से जो एक दैविक प्रकाश जो आना शुरू हुआ, तो इससे आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल का एक एंड टाइम मैडनेस आया, जिसको हम प्लैंडेमिक कहते हैं। या तो कोई घरों से निकल नहीं पाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब हम चेतना के स्थिति में निचली स्तर में रहते हैं, तो जो प्रकाश आ रही है उसको भी धारण करने के लिए हमारे अंदर द्वंद्व रहता है। जब धीरे धीरे ये ग्राफ के लाइन ऊपर उठती है, जो पॉइंट नंबर 2 है, 2020 21 22 का जो समय है, उसके अंदर क्या हुआ कि लोगों में जागृति शुरू हुई। लोग जो है अपने सोल एसेंशन प्रोसेस को थोड़े थोड़े रूप में कुछ कुछ जो पायनियर थे उसको जानना शुरू किया। फिर जब हम ये देखते हैं कि अभी हम किस स्थिति में हैं, मैंने रेड मार्क करके लिखा हुआ है कि 2023 2023 में क्या है, ये जो एनर्जी फ्लक्स है, जिससे हम संक्षिप्त में इतना समझ सकते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल सन या तो होकर से आकर
हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो सेंट्रल सन है, उसके से थ्रू हमारे सन के थ्रू होकर हमारे प्लैनेट में जो दैविक प्रकाश आ रही है, उसको हम साइंटिफिक शब्द में कहते हैं कि एनर्जी फ्लक्स। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये एकदम मात्रा में बढ़ रही है। ये कहाँ जाकर एकदम पीक है, वो पीक को हम जान सकते हैं कि वो इवेंट है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हम इस दैविक घटना के कितने करीब हैं, और जिस ऊर्जा में अभी हैं, उसका फायदा हमको ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए और तत्परता से उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने ये स्लाइड पुट अप किया, ताकि हमारे अंदर एक एटलीस्ट क्वेश्चन आए कि हम अभी कहाँ हैं, कितने नज़दीक में हमारा इवेंट है। जो मेरे ऊपर जो इमेज है, जिसमें बीच में आग जल रही है, और पहला जो पर्सन है उसके अंदर जो अनडिजायर्ड प्लानिंग्स है, मैटर है, थॉट है, वो सब जो है वो आग से होकर गुजरेगी। जब वो संपूर्ण मनुष्य जो है एक क्लीन ह्यूमन बीइंग, तो इसको हम चित्रण से इजीली समझ सकते हैं कि वो कैसा प्रोसेस है, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा जैसा। तो ये क्या होगा कि ये क्या इवेंट ऑल टाइम चलता रहेगा? नहीं। ये जो ग्रैंड सेंट्रल सन से जब हम इक्वेटोरियल अलाइनमेंट से होकर आगे निकलेंगे, तब क्या होगा, ये दैविक प्रकाश जो है वो धीरे धीरे कम होगा। और उस समय क्या होगा, ये जो प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, जितने सारे फिजिकल नॉन फिजिकल इंक्लूडिंग प्लैनेट अर्थ, उन सब की जो है प्यूरिफिकेशन हो गई होगी, और हम एक इक्विलिब्रियम में बढ़ेंगे। अगर हम सिंगुलैरिटी को, इस ह्यूमैनिटी एक्सेप्ट कर लेता है, टेक्नोलॉजी जिसको हम ट्रांस ह्यूमनिज्म कहते हैं, तो आप देखते होंगे कि एक डॉट 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 लाइन है, एक ऊपर जा रहा है। ये वो अनंत धारा है जो सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहा है। अगर हम अपने ऊपर अपने अंतर यात्रा करके अगर बैलेंस आउट करेंगे इस एनर्जी फ्लक्स को, तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में वो सारे दैविक चेंजेस होंगे, और धरती माता के साथ साथ हम उस नए युग का भी दर्शन कर पाएंगे, और एक अनंत लाइफ वहां पे भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले समझ लिया हमने यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रही है, उसकी तैयारी क्या है। अब हम जानेंगे कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। हमारी तैयारी को देखें तो इंसान के अंदर एक हमेशा प्रश्न रहता है कि हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र इंसान हैं, या तो मनुष्य ही है, हमारे अंदर कोई क्या कुछ शक्तियां है नहीं। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में थोड़े आगे बढ़ते हैं और साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मर्ज करके जब देखते हैं, तब हम ये भी समझते हैं कि इंसान के अंदर एक दैविक टेक्नोलॉजी या तो दैविक शक्ति ऑल टाइम रहती है, जिससे हम एक मानसिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ऑल टाइम सोच लेते हैं कि भूत भविष्य के बारे में। बट ये नहीं, उससे भी बढ़कर एक दैविक शक्ति है जिसको हम कह सकते हैं कि कल्पना शक्ति, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन से अगर हम अपनी रियलिटी को चाहे, उसको हम बदल सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि 3D मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, किसी को जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, या तो घर चाहिए, इन सब के लिए क्या है कि एनएलपी के प्रोग्रामिंग्स चलाए जा रहे हैं। इवन मैनिफेस्टेशन सिखाए जा रहे हैं बाय स्पिरिचुअल गाइड्स। यहाँ पे जितने सारे हीलर्स हैं, या तो क्रिस्टल हीलर्स है, रेकी हीलर्स है, वो सब क्या कर रहे हैं कि इसी 3D लाइफ को और अच्छे से जीने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कोर्सेस पे कोर्सेस चला रहे हैं। तो उन सबके प्रति भी एक मैसेज है कि आप सब भी जागिए, क्योंकि जो दुकान आप खोल कर बैठे हैं, वो तो फिर आगे नहीं है। क्योंकि हम सबको दैविक धारा में आगे बढ़ना है, तो हम सबको एक होकर आगे बढ़ना है। तो ये जो विजुअलाइजेशन पावर है, इसको अगर हम अपनी देवत्व, जो दैविक जो शक्तियां हैं, उसको अगर जागृत करने पे लगाएं, तो हम उस एसेंशन प्रोसेस में स्मूथली ट्रांजिट कर सकते हैं, और उस नए युग के प्रति हम
तत्पर हो सकते हैं। उसके लिए हमने 3 पॉइंट बहुत संक्षिप्त में रखा है कि पहला बात जो है कि जब हम अपने ही ट्रांज़िशन को इंक्लूडिंग मदर अर्थ यानी कि धरती माता के साथ जितने सारे यहाँ पे फिज़िकल और नॉन फिज़िकल जीव हैं, उन सबका अगर हम कल्पना ये करें, जब भी हम एक अच्छी मनोस्थिति में रहते हैं जिसको हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जिसमें एकदम रिलैक्स होते हैं, उसमें अगर हम विजुअलाइज करें तो ये जो क्या होगा, ये एक बहुत ही डिवाइन मैनिफेस्टेशन होगा और ये एक बहुत बड़ी सर्विस टू अदर्स है। तो इससे क्या होगा कि हम हमारे साथ साथ उन सब के प्रति एक वाइब्रेशंस रिलीज करते हैं जो इस एसेंशन प्रोसेस में आए तो हैं, लेकिन इस 3D रियलिटी में फंस गए हैं और इसी को रियल दुनिया मानते हैं। दूसरा है, जब भी हम विजुअलाइजेशन को सोचते हैं या तो किसी को क्वेश्चन करते हैं, हमारे अंदर एक ऑल टाइम द्वंद या तो दुविधा रहती है कि हम कैसे इंटेंशन रखें। तो पहली बात जो है, आपका इंटेंशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए और दूसरा है, उसके साथ-साथ आप कितना उसमें इमोशनल एनर्जी आप खर्च करते हैं, यानी कि कितना संवेदनशील हैं उसके उस रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए। तीसरा, खाली सोचना और आंसू बहाना या तो हंसना उसका पार्ट नहीं है, उसके प्रति काम भी करना है। काम कैसे करना है? सिर्फ विजुअलाइज करके छोड़ देना नहीं है, उसके प्रति काम भी करने हैं क्योंकि हम 3D फिजिकल रियलिटी में हैं। बहुत सारे लोग आज आप देख पाते होंगे कि स्पिरिचुअल लाइफ में आकर उनको जब थोड़े-थोड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो उसी ज़ोन में रह जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो सबके लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। ये उस डिवाइन प्लान का पार्ट नहीं है। आप जितना भी कर रहे हैं वो अर्ध ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। तो अगर आप उसको टेक इन इनटू एक्शन अगर लेते हैं, तब वो काम जो है वो पूरा होता है, जिसको हम दैविक कार्य कहते हैं या तो डिवाइन सर्विस कहते हैं। तीसरा, आपका जो फ्री विल है, जिसमें हम एक जिसको स्वतंत्र इच्छा भी कह सकते हैं। आप स्वतंत्र रहकर अगर आप इच्छा प्रकट करते हैं एक पूरी मानवता के लिए या तो धरती माँ के लिए, एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जिसमें आप सबकी भलाई देख पा रहे होंगे या तो सबकी भलाई का विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं, उस पे आपका फ्री विल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई और ग्रंथ को मानते हैं या तो पुराण शास्त्र को मानते हैं। चलो अभी युग परिवर्तन आ रहा है, कुछ चेंज ऑफ टॉपिक करके उसमें घुस गए और हम विजुअलाइज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका ही टाइम वेस्ट होगा और जो विजुअलाइज़ कर रहे हैं, उसमें भी क्या होगा कि आपका फ्री विल ना होने के वजह से क्या होगा, वो रियलिटी प्रकट भी नहीं होगा। तो आपकी भी भलाई नहीं होगी, किसी की भी भलाई नहीं होगी। उसके लिए बेटर है कि आप ये जानें कि इंटेंशन, इमोशन एंड टेकन इनटू एक्शन 3D लाइफ में है, तो ये तीनों चीज़ आपको करना है, आपको ही करना है। ऐसा नहीं कि मैंने विजुअलाइज़ कर दिया, कोई फलाना पर्सन जाकर उसको अरेंज कर रहा है या तो काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब दूसरी बात है कि जब हम विजुअलाइज़ करते हैं एक अच्छी वास्तविकता के प्रति, तो हम कौन से ऐसे ऊर्जा की स्थिति में हो कि वो बराबर वो मैनिफेस्ट होगा। तो उसके प्रति भी हमको जागरूक होना है। तो पहली बात है कि जो हम इस शरीर के जो स्थूल शरीर के अंदर हम 7 चक्रों को आज तक हम जानते आए हैं, क्या सिर्फ उतना ही एक्टिवेट कर देना सही है? बहुत सारे लोग पूछते हैं, इवन लास्ट सेशन में पूछा गया कि क्या थर्ड आई ही एक्टिवेट करना है कि सहस्रार एक्टिवेट करना है? आप कौन से रियलिटी को प्रकट करना चाहते हो? अगर आप ये जागरूक रहकर देखें कि आप एक ऐसी दैविक घटना के प्रति अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें आपको इस स्थूल शरीर से ऊपर उठकर सोचना है या तो उस सत्य को ग्रहण करना है, जो आपके शरीर से परे है।
तो वो शरीर से परे और कौन-सी ऊर्जा है? वो है हमारा 8वाँ चक्र, जिसको हम सोल स्टार चक्र कहते हैं। उसको एक्टिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है इस समय। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? लोगों के अंदर ये भी प्रश्न आएगा कि 7 चक्रों पे अभी कर रहे थे, अभी 8वाँ चक्र मार्केट में आ गया, तो हम करें तो क्या करें? उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे ये फ़ायदा मिलेगा जो आपके हायर सेल्फ है, जिसको आप बहुत सारे पुराणों में कोई एक स्टोरी के माध्यम से बता दिया गया कि फलाना भगवान है या तो कोई उच्च स्तरीय ऊर्जा अवतार के रूप में आए थे। वो सारे के सारे जिसके प्रति आपके एफिनिटी है, आप जिसके प्रति झुकाव पहले महसूस करते थे, आप ये तो जानिए कि वो जो हायर सेल्फ है, जो आपके उच्च आयामों में रहता है या तो हायर डायमेंशन में वो रहते हैं, उन सब के प्रति आपका लगाव ऐसा ही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे-जैसे आप अपने हायर सेल्फ के साथ लिंक करेंगे बाय एक्टिवेटिंग सोल स्टार चक्र, मतलब सोल स्टार चक्र के एक्टिवेशन होते-होते जैसे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये जो दैविक उद्गम है, जिसको हम डिवाइन एसेंशन प्रोसेस कहते हैं, उसमें क्या होगा, आप ऊपर से ऊपर उठेंगे। अगर आपको कोई अभी भी ये मार्केटिंग गिमिक में बोल रहा है कि मैं आपका सारा चक्रा के वो एक्टिवेट कर दूंगा, तो वो भी मार्केटिंग ही कर रहे हैं, तो उन सब से बचिए, क्योंकि काम आपको सभी चक्रों पे करना है। ऐसा नहीं कि खाली थर्ड आई पे। थर्ड आई पे कर देंगे तो वो आप पागल हो जाएँगे, क्योंकि सत्य ऐसा आपके सामने प्रकट होगा कि आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए सब हर सेशन में हम कहते हैं कि नीचे का जो 3 चक्र है, जिसको हम ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, उन सब का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो सारे जो ब्रह्म ग्रंथि के जो 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर जो है, उन सब के बैलेंस होने से ही आप 3D मानसिकता से ऊपर उठेंगे और आप अपने हार्ट से जुड़ेंगे। अब तीसरी पॉइंट ये बात पता चलती है कि जब हम चक्रास को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, हायर सेल्फ से भी कनेक्ट कर रहे हैं, क्या हम इस डिवाइन प्रोसेस में क्या सुरक्षित हैं? जी हाँ, जब आप ये करते जाएँगे तो आपको जानने के लिए और एक तथ्य है कि आपके चारों साइड में एक लाइट का, यानी कि प्रकाश का एक प्रोटेक्शन वो क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि जिस हायर डायमेंशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संपूर्ण जो सूक्ष्म शरीर जो है, जिसको हम दैविक शरीर कहते हैं, वो प्रकट होना शुरू होगा, चाहे वो स्थूल चक्षु को दिखे या ना दिखे। बट एक रेफरेंस के लिए मैं एक फोटो साइड में दिया हूँ कि वो कैसा प्रोटेक्टिव लेयर है और अंदर आप पूर्ण लाइट बॉडी में है। तो इस तरह वो शरीर होगा। और ये जब हम ये भी जान लेते हैं कि ये तीनों प्रोसेस है, पहला सोल स्टार चक्र का एक्टिवेशन, कम्युनिकेशन या तो कांटेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, तीसरा जब आप बबल ऑफ लाइट प्रोटेक्शन कर लेते हैं, तो इन सबको हम एक मेडिटेशन के प्रोसेस बनाकर, प्रवीण जी और इजुमी जी के गाइडेंस से एक मेडिटेशन बनाया गया है, जिसको हमने नाम दिया है टू डिस्क मेडिटेशन। तो मार्केट में है या तो वीडियोस में है, ऐसे बहुत सारे लोग मार्केटिंग गिमिक करते हुए बहुत सारे प्रोसेस कहते हैं कि आपको ये सारा चीज़ करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, बट ऐसा नहीं। आप अपने चेतना स्तर के अनुसार ऐसे प्रोसेस को आप अपने एफिनिटी के अनुसार देखिए कि कौन सा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। दूसरी बात, जो ऑथेंटिक मेडिटेशन प्रोसेसेस हैं, उन सब में आपको ही जागरूक बनकर ये देखना है कि ये मेरे चेतना को बढ़ा रहा है या मुझे वहाँ दास बना रहा है। तो जब हम उससे ऊपर की लेवल में उठकर देखते हैं, तो हमको क्या होती है कि तमाम सारे बहुत सारे मेडिटेशन प्रोसेस स्वतः आते हैं। तो ये तो एक अ, कृतज्ञता है कि
उनसे हमको ये मेडिटेशन प्रोसेस मिला है, जिसमें एक पावर पैक मेडिटेशन है। अगर कोई भी पर्सन, किसी को क्वेश्चन आज भी है कि मैं कौन सा ऐसा मेडिटेशन करूं कि मैं ये शिफ्ट के थ्रू एक स्मूथ ट्रांजिट कर सकता हूं, तो अगर आप आज से ही अगर डिवोट हो जाएं, एक ही प्रोसेस को करें, तो आप सच मानिए कि ये प्रोसेस आपके लिए बहुत कारगर है। तो ये हम सेशन के एंड में आज ये मेडिटेशन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट आती है 6 हार्ट वर्च्यूज। ये एक टीचिंग है जो हम विंग मेकर से पता करते हैं। अब क्वेश्चन, बहुत सारे नए दोस्त साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं कि विंग मेकर्स ऐसे ही एक सेंट्रल रेस हैं जो भविष्य से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो उन्होंने काफ़ी सारे प्रोसेस को कहा है। खास करके ये भी एक टीचिंग उन्होंने दिया है कि मनुष्य को अगर इस 5 डायमेंशनल रियलिटी में अगर पदार्पण करना है, या तो उसके एसेंशन को अगर आगे बढ़ाना है, तो 3 चक्रों, जो 3 मैंने बेस चक्र कहा, ब्रह्म ग्रंथि, उससे ऊपर उठकर हम जब अपने हार्ट को अगर खोल पाए, या तो जो अनाहत चक्र से अगर हम कम्युनिकेट या तो कनेक्ट कर पाए, और उसमें भी जो सीक्रेट चैम्बर का जो मेडिटेशन हमने लास्ट बार किया था, उससे अगर हम खुद को हृदय से जोड़ पाए, अपने इंट्यूशनल पावर को अगर स्ट्रेंथन करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये दैविक उद्गम प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होगा। क्योंकि हम हर एक तथ्य, इंफॉर्मेशन और सत्य को बहुत इजीली हम हृदय से एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि पेन, पीड़ा, सफरिंग, ये सारे जो चीज़ें इस 3D मैट्रिक्स में जो क्रिएट की गई है, उन सबका जो स्रोत है, यही हार्ट के ऊपर बंद होना। यानी कि हम अपने हृदय से उन सारे व्यक्तियों को या तो ऊर्जाओं को बंद करके रखते हैं। उस वजह से क्या है कि अपने तरफ आने वाली जो वो सारे सत्य या तो तथ्य, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आज हम बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि ये 6 जो हृदय के दैविक गुण है, उसको कैसे हम विकसित करें। काम की बात, नो विजडम, ओनली काम की बात, क्योंकि ये पूरा सेशन प्रिपरेशन पे है। तो 6 के 6 हम कैसे उपयोग में लाएं। तो ये जो सारे गुण हैं, जिनका नाम विनम्रता है, वीरता है, आभार है, समझ है, करुणा है और क्षमा है। तो पहले ही प्रश्न, या तो अंदर से एक एम्बिशियस मनोभाव आएगा, ये तो मैं सबके प्रति कर रहा हूँ, फिर भी मैं सफरिंग में क्यों हूँ? क्योंकि आप जिस मंदिर में रहते हैं, आप खुद के ही खुद भगवान हैं। आप उसको तृप्त ना करके जब आप बाहर के मंदिर में जब तक घंटी बजाते रहेंगे, तब तक क्या होगा कि ये सफरिंग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो उसका हल क्या है? उसका हल है कि आप खुद, शुरुआत आप खुद से करें। प्रश्न ग्रुप में भी पूछे जाते हैं, डिस्कशन इसके ऊपर बहुत सारे होते हैं कि लोग हमको क्यों क्षमा नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन ये तो पूछिए कि आप अपने को क्षमा कर पाए हैं या नहीं। क्योंकि बीज दो ही है सफरिंग का, या तो गिल्ट या तो ब्लेम। जब हम खुद को नीचा करते हैं, तब हमारे अंदर गिल्ट होती है। जब हम दूसरे को अगर नीचा समझते हैं, तो हम ब्लेम करते हैं। यही सफरिंग का जड़ है। और षड रिपु, जिसको हम संस्कृत में कहा गया बहुत सारे उपनिषदों में, इस षड रिपु का ठीक ऑपोजिट है ये 6 दैविक गुण। तो आइए समझते हैं कि इनकी प्रैक्टिस हम कैसे करें। अपने से शुरुआत करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दूसरों को फूल माला नहीं पहनाना है जाकर। तो वो तो आपको लात मारेगा ही, क्योंकि आपके अंदर जो है वो सामने प्रकट होगा एज ए रिफ्लेक्शन। क्योंकि मैट्रिक्स में आप खुद अकेले हैं,
आपका अंदर का ही वाइब्रेशन ऑल टाइम आपके सामने प्रकट होती रहती है। तो पहले क्लीनिंग जो है हम अपने अंदर करें। तो पहला पॉइंट है अप्रिशिएशन, आभार। तो यहाँ पे जितने सारे हमारे साथी हैं, कभी किसी ने भी एक बार भी अगर ये सोचा है कि मेरे अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मतलब अनगिनत कोशिकाएं हैं, मैंने क्या उनको कभी आभार प्रकट किया है? मैं वो सोचता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि मैं कैसे ऐसे एक जीता जागता इंस्ट्रूमेंट जैसा चल रहा हूँ, क्योंकि उन सब में जीवन है, डीएनए में जीवन है, वो सारे चलते हैं, इसलिए वो सारे ऑर्गन्स चलते हैं। तो उस माइक्रो या तो एटम लेवल तक वो आभार होनी चाहिए। उन सब की सोच, उन सब का जो स्रोत है वो हमारा डीएनए या तो हमारे कोशिकाएं हैं, जिससे हम ये बनकर आज बैठे हैं। अगर हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो ये हम उन सारे कोशिकाओं का एक योगदान है, जो सतत काम करते रहते हैं ऑल टाइम 24 आवर्स। वो आपको ये भी नहीं पूछते हैं कि साहब ये करना है या वो करना है। आप सिर्फ ब्रेन से कमांड देते हैं, वो सब काम करना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह ही हर परिस्थिति में, हर पल अपने हर एक कार्य के प्रति एक डिवाइन विल को ट्रस्ट रखें। यानी कि जो आपसे हो रहा है वो उस डिवाइन जो सृष्टि करता है उसका ही इच्छा से एक अनुभव आप ले रहे हैं। तो उसके प्रति जागरूक रहकर ग्रेटिट्यूड मनोभाव रखिए। और क्या है? तटस्थता से अवलोकन, यानी कि जागरूक रहकर उसको कंटेम्पलेट कीजिए। इस 3D मानसिकता के अनुसार नहीं, हर एक चीज जो है यहाँ पे आपको, जब हमने 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल वाला सेशन बीच में मंगलवार को किया गया था, उसमें ये चीज बताई गई कि जब भी आप 3D मानसिकता में रहते हैं तो आपको कॉइन के दो सिक्के दिखेंगे, अच्छा या बुरा। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं जो भी कर रहा हूँ उस डिवाइन विल के अनुसार कर रहा हूँ, उन सबको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो जब ये भाव अगर अपने अंदर प्रकट होगा, तो आप देखेंगे कि उससे एक समझ आएगी स्वधर्म। रविंद्र जी बहुत बार ये चीज समझाते हैं कि स्वधर्म को पहचानो। उसमें लोग भटक जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे दिमाग में जो आया मैं करता गया, वो मेरा डिवाइन विल है। नहीं, जो उस समय में यथार्थ है, डिवाइन इंट्यूशन की तरह आपके अंदर आ रहा है कि आप जिस जिम्मेदारी में हो वो पदक्षेप आपको लेना है, वो है स्वधर्म। वो स्वधर्म उसी से ही प्रकट होगा जब आप अपने को एक्सेप्ट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, उस दैविक जिम्मेदारी को समझें। दूसरा है कंपैशन, यानी कि करुणा। गांधी जी जैसा नहीं, कोई थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल दिखा रहे, ऐसा नहीं। करुणा भाव अपने प्रति, यानी कि जो ब्लेम गेम आप अपने प्रति करते हैं, उस सब से ऊपर उठकर आप अपने को करुणा भाव से देखना पड़ेगा कि जो काम आप कर रहे हैं, सो उसको तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके प्रति वो करुणा भाव से स्वीकार्यता भाव भी आएगा। कैसे? कि जब हम विंग मेकर्स के टीचिंग को और गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि करुणा ही एक ऐसा डिवाइन टूल है, या तो एक, जिसको हम साधारण भाषा में रामबाण कह सकते हैं, कि हर एक सफरिंग को ये मिटा सकता है। क्योंकि जब आप ब्लेम से उठ गए, अपने को एक्सेप्ट कर लिया उस करुणा भाव से, तब आप देखिए कि आप इतना रिलैक्स हो जाएंगे कि आपके अंदर से जो भी हुआ उस जिम्मेदारी को निभाने में, वो तो एक डिवाइन विल था, तो करुणा भाव आएगा ही। तो शुरुआत अपने से ही। तीसरा पॉइंट है फॉरगिवनेस, जिसको हम क्षमा भाव कहते हैं। यानी कि पहले खुद को समझा,
ग्रेटिट्यूड दिया, फिर खुद को स्वीकार किया, फिर खुद को हम क्षमा भी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि नो गिल्टी, नो ब्लेम, यानी कि सब समान। तभी तो वननेस क्रिएट होगी ना। जब हम ये भी यही हम हमेशा समझते रहेंगे कि अगर एक ही ग्रुप में है, फॉर एग्जाम्पल, और ग्रुप में सभी समान रूप से जिम्मेदारी दी गई है, और एक जन कहता है कि नहीं उसने गलत स्टेप उठाया, दूसरा जन कहता है कि नहीं इसने अच्छा किया, तो जब हम स्वधर्म को ही ना पहचाने और ब्लेम गेम में ही पड़े रहें, तो हम किस टाइप का वननेस हम सोच रहे हैं। तो इसको भी अपने से ही शुरुआत करें कि खुद को आप उस लेवल पे जाकर क्षमा करें जहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है। दूसरा क्या है, ज़ीरो ओपिनियन। अपना ओपिनियन तब तक ना रखें जब तक आपसे ना माँगी गई हो, और उसमें भी आप एज़ ए मिडिल में रहकर सोचें। एज़ ए ज़िम्मेदार, जो भी आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, उसको ताक में रखकर देखें कि आप वहाँ कितना बोले, कैसे बोले, किस संदर्भ में बोले, उस चीज़ का निर्णय आपको खुद करना है। चौथा पॉइंट आता है ह्यूमिलिटी, जिसको हम विनम्र भाव कहते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, मुझे चुप रहना, नहीं। विनम्र भाव अपने से अगर देखें कि खुद से मैं कैसे शुरुआत कर सकूं, इसी से आप देख सकते हैं कि जितना सामने वाला है उतना मैं ही हूं, जितना मैं हूं उतना ही सामने वाले हैं। यानी कि एक बात आती है टोन ऑफ इक्वलिटी, जिसको हम सार्वभौम समानता कहते हैं, वो वननेस कहते हैं। वो वहां से प्रकट होगा जब आप खुद को सामने वाले के अनुसार हम समझ पाए। हमेशा किसी से हम गुरु मान लेते हैं, किसी को बाप बना देते हैं, किसी को भाई बना देते हैं, किसी को बड़ा कर देते हैं, किसी को भगवान बना देते हैं। सो कॉल्ड किसी को इवन ये भी कह देते हैं कि ये तो महाअवतार बाबा जी। हैव इक्वल फेथ, बट आप अपने प्रति सरेंडर कीजिए, ना कि वहां पे झुक जाइए। क्योंकि यहाँ पे इस धरती में जितने सारे ह्यूमन हैं, मैं ये एक बहुत बड़ी बिलीफ सिस्टम के ऊपर चोट मारना चाहता हूँ कि जितने सारे यहाँ पे हैं सभी मास्टर हैं, जितने सारे हैं सभी गुरु हैं, जितने सारे हैं वो सारे दैविक हैं, जितने सारे हैं वो सारे असेंडेड मास्टर्स हैं। वो खुद को डिसेंड करके इस धरती पे आए हैं ताकि धरती का लिबरेशन प्रोसेस को स्मूथली कर पाए। तो यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो भी जिस समय में आकर कर रहा है वो उसका डिवाइन प्लान है। हमको ऐसे चश्मा लगाकर नहीं देखना चाहिए कि हम 3 साल पहले ये आए, ये बताया, तो वो हमारे लिए गुरु समान। वो है, लेकिन उतना तक जब तक आप अपने प्रति हाथ जोड़े, तो वो समानता भाव आपको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो एंड टाइम मैडनेस में आप भुगतेंगे। पांचवा क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को कैसे समझें, समझ, यानी कि प्रज्ञा, जिसको हम उच्च जो हमारे चक्रास हैं, जिससे हम विशुद्धि हो या तो आग्नेय चक्र हो या तो सहस्रार हो, ये जो रुद्र ग्रंथि के जो जितने सारे चक्रास हैं, उन सब से जब ऊर्जा फ्लो होनी शुरू होगी तो क्या होगा कि आपके प्रति बहुत सारे ऐसे, जिसको हम उच्च स्तरीय चेतना का जो इंफॉर्मेशन या तो ज्ञान है वो आना शुरू होगा। उन सब के प्रति इक्वली देखें। वो कैसे देख पाएंगे, जब आप अपने ब्रह्म और विष्णु ग्रंथि के जो सारे चक्रास हैं वो बैलेंस होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इगोइस्टिक माइंड क्रिएट होगा और आप खुद को यही समझेंगे कि ये ज्ञान तो मुझे मिल गया तो मैं गुरु हो गया। जो तमाम सारे आज आप स्टेज पर देखते हैं कि ये सारे दरबार लगाते हैं, पैर छूने आते हैं, वो शान से इसीलिए पैर छुआते हैं क्योंकि वो खुद को ही नहीं समझे। क्योंकि खुद को तब जब आप समझ लेंगे कि सामने वाला आपके जैसा ही इक्वल है,
तो आप इक्वली रेस्पेक्ट करके आप उसके साथ चलेंगे। तो उनके सामने हाथ जोड़ने वाले भी पागल हैं, हाथ जुड़वाने वाले भी पागल हैं। तो उन सब से उठकर ये प्रैक्टिस आप खुद पे करनी पड़ेगी। और क्या है कि ये अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगा जब आप नाउनेस में रहेंगे। और नाउनेस के लिए विंग मेकर से एक बहुत बढ़िया चीज बात आई है कि वो कहते हैं कि जब आप श्वास के साथ चलेंगे, जिसका हम एक बहुत ही सरल उदाहरण जो कहते हैं कि अनापानासती जब हम करते हैं, श्वास के साथ रहते हैं, तो वो वही नाउनेस का स्टेट है। तो इन सब में देखिए कि कितनी समानता है। हम जब वननेस को दूसरे के पास ढूंढते हैं, तब हमको हमेशा विषमता नजर आएगा या तो डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा। जब हम नाउनेस या तो वननेस को खुद के अंदर ढूंढेंगे, तब देखिए कि विश्व में आने वाली जितने सारे जानकारियां हैं सब में समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। छठा है वेलोर, जो वीरता या तो निर्भय भाव। जब आप ये समझ गए कि सामने वाला भी मेरे जैसा ही गुरु है, मैं ही मेरा गुरु हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ एज ए गुरु की तरह ही कर रहा हूँ, एज ए डिवाइन प्रोसेस का पार्ट हूँ, और मेरे लिए तो सारे समान हैं। तो उससे क्या होगा कि आप अपने अपने अंदर ही एक निर्भय भाव आएगा कि सब समान है, कोई लज्जा भाव नहीं, नो सेम, नो गिल्ट, नो अटैक और नो सेपरेशन। तो इस तरह आप छाती तान कर रह सकते हैं अपने अंदर कि आई एम ऑल इक्वल टू एवरीवन। तो ये जो वननेस की भाव है, इस छह दैविक गुणों को आज हमने इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस में आज शेयर करने का इसलिए शामिल किया कि ये जो छह दैविक गुणों को जब हम अपने से प्रैक्टिस करेंगे, अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा हृदय विकसित होगा, जिसको हम विष्णु ग्रंथि कहते हैं। तो उसी से प्रेम प्रकट होगा। तो क्वेश्चन ये भी सबके मन में होगा, छह गुण बता दिया पर यहाँ पे प्रेम नहीं है। प्रेम अगर आप देखें तो 3D मेटेरियलिस्टिक लाइफ में देखिए कि वहाँ सफरिंग है, उसको हम प्रेम का नाम देते हैं। चिंता है, उसको हम प्रेम का नाम देते हैं। आंखों से जब आंसू गिरते हैं, उसी को हम प्रेम कहते हैं। नहीं, इन छह गुणों को जब समाहित करके जब आप उस दैविक प्रेम को अगर फील करेंगे, तो आप हंसते भी रहेंगे, आंखों में आंसू भी होगा, लेकिन हृदय में आनंद ही आनंद हो। वो जो स्थिति है, उसी को ही कहा गया कि ये मुक्ति का स्टेट है। जब आप निर्भय भी हैं, खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट किए हैं, सामने वाले को इक्वल समझते हैं, और सारा जो प्रकट हो रहा है या तो प्रोसेस हो रहा है, उसको आप ये समझते हैं कि ये एक डिवाइन प्रोसेस है। तो इससे आप यही समझ में आएगा कि ये कौन सा प्रेम है। ये वो अनदेखा प्रेम है, इसलिए इसमें हृदय के अंदर हमने प्रेम का नाम नहीं है। पर ये जब एक्टिवेट होगा, ये छः के छः, यही आपको प्रेम की अनुभूति करवाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो आपको दिनचर्या में शामिल करने हैं। अगर आप इवेंट के थ्रू बहुत स्मूथली ट्रांजिट करना चाहते हैं और एसेंशन में एक जिम्मेदार लाइट वर्कर या तो सो कॉल्ड जितने सारे आइडेंटिटी हैं, उन सारे चीज़ों को अगर आप अपने अंदर एक्टिवेट करना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं। पहला है, जितने सारे स्मार्ट गैजेट्स हैं उसको ऑप्टिमली यूज़ करें। कम से कम जितनी ज़रूरत की है उतना ही, क्योंकि मैंने बताया ना, सिंगुलैरिटी सिंगुलैरिटी किस लिए डेवलप की जा रही है कि इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाकर एक बायोमैकेनिकल ह्यूमन बनाया जाए। मतलब दिख रहा है बायोलॉजिकल बॉडी, लेकिन अंदर मैकेनिकल पुर्जे, जिसको हम ट्रांस ह्यूमन कहते हैं, वो रियलिटी को प्रकट नहीं करवाना है। तो जागरूकता अपने अंदर ही प्रैक्टिस में लाना है कि जितने सारे स्मार्ट गैजेट्स हैं उनको कम से कम उपयोग करें,
जितना ज़रूरत है। दूसरा जो है, जो ये सारे 1, 2, 3, 4, 5G जितने सारे हैं, और घरों में आपने देखे होंगे कि माइक्रोवेव्स हैं, वाईफ़ाई है, ब्लूटूथ है, उन सब का कम से कम उपयोग करें, ना ही करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इन सब में जो जी वाले टेक्नोलॉजीज़ हैं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है, ख़ास करके ब्लूटूथ ईयरफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स, ये जो हैं, उन सब का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि इन सब से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज़ जो है, आपके ब्रेन में अल्फ़ा स्टेट ऑफ जो ब्रेन का स्थिति है, वो आने से रोकते हैं। अल्फ़ा स्टेट ऑफ जब ये नहीं होगा ब्रेन में, तब आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ आपसे मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो अगर आप ध्यान करते हैं और इस ट्रांजिट के प्रति, इस शिफ्ट के प्रति जागरूक हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। तीसरा है कि जो सारे संगीत आप सुनते हैं, उन सारे संगीतों को हम ये नहीं जान पाते हैं वो कौन से फ्रीक्वेंसी से बिलोंग करते हैं, या तो कौन सा फ्रीक्वेंसी का है। हम यूं ही चला देते हैं, कोई मृदंग का आवाज़ है, कोई बांसुरी की आवाज़ है, ऐसे चला देते हैं। बट उन सब में जो फ्रीक्वेंसीज है, वो ज़्यादातर सेट होती है 441 या तो 440 हर्ट्ज में ज़्यादातर। क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ म्यूज़िक जो एसोसिएशन है, जो जिसको हम ग्रैमी कहते हैं, तो ग्रैमी से ये नियम बना दी गई है सिंस 1800 सदी से, कि जो भी सारे म्यूज़िक प्रोडक्शन होंगे, उन सबको 440 हर्ट्ज या तो 441 हर्ट्ज का ही उन सबको बनाई जाए फ्रीक्वेंसी का। तो उन सब के प्रति भी जागरूक होकर चुनाव कीजिए। और जिसमें आप देखते होंगे कि स्पेशली 432 हर्ट्ज जो है म्यूज़िक, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर किसी को पता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट कैसे करना है, तो उनसे भी आप किसी भी म्यूज़िक को आप उसका फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हैं और अपने ध्यान के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे भी उठकर आप देखें, तो अगर आप अपने ही अनाहत नाद को अगर इस ध्यान के माध्यम से अगर एक्टिवेट करवा सके, तो उससे बड़ा दैविक संगीत और कुछ भी नहीं। चौथा है कि बी अवेयर ऑफ थॉट प्रोजेक्शन, यानी कि क्या आप सोच रहे हैं पूरे दिन भर में, उन सबके प्रति जागरूक बनिए। क्योंकि जो थॉट आप प्रोजेक्ट करते हैं ऑल टाइम, जाने या अनजाने स्थिति में, उन सबसे आपका ही रियलिटी या तो आपका ही मैट्रिक्स को एनर्जी जाती रहती है। तो अगर कोई पर्सन सफरिंग में है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसका थॉट पैटर्न ऐसा है कि खुद के प्रति हो या तो दूसरों के प्रति, वो अच्छा सोच प्रकट ही नहीं कर पाता, जिस वजह से वो अपने मैट्रिक्स में खुद परेशान है। तो ये भी एक जागरूकता वाली काम है। जितने समय आप अवेक रहते हैं, या तो सोकर उठकर वापस सोने समय तक, आप अपने सोच को देखिए। और जो सोच, ऐसा नहीं कि सबके अंदर पॉजिटिव ही आए, सबके अंदर कभी-कभी नेगेटिव भी आती है। तो नेगेटिव सोच को भी आप डी एनर्जाइज करें। अब नेक्स्ट आती है नो जजमेंट, बी इन मिडिल। किसी के प्रति जजमेंट मत रखिए। जब आप 6 आर्ट वर्च्यूज को बहुत ही क्लोजली फॉलो करेंगे अपने अंदर, तब आप एक पॉइंट में ये भी बताया गया कि किसी भी के प्रति ओपिनियन या तो जजमेंट देने से पहले खुद को रोकें और ये देखें कि आपका वहाँ पे कितना योगदान है। हम अ, बहुत ही गॉसिप है, रोचक विषय है, उसका मामला है, मैं थोड़ा जाकर छेड़ देता हूँ। ये सब चीज़ें के वजह से आप खुद लोअर वाइब्रेशन में आते हैं। आपका वहाँ क्या रोल है, आप अपना स्वधर्म को जानें कि आपका वहाँ पे कितना इनपुट मैटर करता है। उससे क्या होगा कि आप खुद ब खुद नॉन जजमेंटल बन जाएँगे और आप बीच में रहकर देखें।
नेक्स्ट आती है कनेक्ट विथ प्लांट्स। जितना हो सके अगर आप दिन में कभी भी बाहर निकलते हैं या तो घर में आपके पास पेड़ पौधे हैं, तो उन सब से कनेक्ट होइए, क्योंकि प्लांट ही है जो आप कह सकते हैं कि दे आर द लाइट वर्कर्स। अगर मनुष्य अभी भी उसके अंदर एक आइडेंटिटी बनाया हुआ है कि हाँ मैं तो लाइट वर्कर हूँ, मुझे तो स्टार सीड्स की तरह रहना चाहिए, मुझे उस स्पिरिचुअल पर्सन की तरह रहना चाहिए, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि नॉन जजमेंटल होकर मिडिल में रहते हुए कोई अगर इस धरती में अगर लाइट का या तो प्रकाश का सेवा कर रहा है, वो है पेड़ पौधे। तो उन सब से जब आप कनेक्ट होंगे, वो डिवाइन एनर्जी भी या तो डिवाइन लाइट आपके अंदर भी आना शुरुआत होगा। तो इन इवेंट नज़दीक है, इवेंट के लिए तैयारी करनी है, तो आपको प्लांट से भी कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आती है कि जो भी आपके अंदर पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं, आपके थॉट से है, आपके खान पान से है, आपका दिनचर्या का जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करते हो या तो बही खाता के साथ काम करते हो, तो उन सब से क्या होता है कि आपके अंदर विज्ञान भी कहता है या तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि आपके अंदर फ्री रेडिकल क्रिएट होती है आपके बॉडी में। और जब हम कच्चे चीज़ें खाते हैं, उसके अंदर के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि ख़त्म कर देता है बॉडी में। तो ये सारे जो पॉजिटिव आयन्स है, उसको अगर आप न्यूट्रलाइज करना है, तो सबसे बेस्ट है या तो सबसे जो सजेस्टिव तरीका है कि आप ग्राउंडिंग करें। खाली पैर, नंगे पैर आप मिट्टी पे हो, घास पे हो, खुले मैदान में आप चल सकते हैं। समय, वेदर और उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी प्रश्न बहुत बार डिस्कशन छिड़ जाती है कि मैं कहीं से गड्ढा खोदा और वहाँ से मिट्टी मिट्टी ले आया और घर में बिछा दिया और उसके ऊपर चल रहा हूँ, मेरा ग्राउंडिंग हो रहा है। ये द्वंद में मत पड़िए, क्योंकि दीज आर नॉन साइंटिफिक जजमेंट्स कि आप कहीं से मिट्टी लेकर आए, आपका घर खुद कंक्रीट का है और हमारे शायद ग्रुप में आज कृष्ण चहर जी भी पूछ रहे थे कि अ, ऐसे कैसे ग्राउंडिंग हो सकता है? इससे ग्राउंडिंग नहीं होगा, क्योंकि आपका घर में भी खुद जब आप कंक्रीट, मार्बल, स्टोन ये सब चीज़ें आप काट-काट कर लेकर आते हैं और आपका फाउंडेशन खुद कंक्रीट का बनाया हुआ है। उस सब के ऊपर जब आप बनाते हैं और बोलते हैं कि मैं मिट्टी का गमला ले आया और उसके अंदर हाथ रख के ग्राउंडिंग कर रहा हूँ, इससे नहीं होगा। जब तक आप खुद धरती के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, धरती का जो वो एनर्जी स्रोत पूरा उसके कोर तक कनेक्ट नहीं होता है, तब तक ये ग्राउंडिंग नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा संक्षिप्त में व्याख्यान किया कि ग्राउंडिंग कैसे करनी चाहिए। आपका एनर्जी धरती के कोर तक, जो एक ज्वलंत कोर है, उसके अंदर जलता हुआ एक गोला है, जो इस पूरे धरती को जो चलाता है, जो रियल धरती माँ है, उस तक पहुंच सके, ऐसा अगर हम कर सके कनेक्शन, तो वो एक्चुअल ग्राउंडिंग है। ना कि आप घर में एक पूरा रूम भी मिट्टी का बना दो, भले आपका घर अगर कंक्रीट में बना है, तो आप अपने ही द्वंद में जी रहे हैं। नेक्स्ट आती है कि आप अपने इंट्यूशन को ऐसे इस्तेमाल करें या तो विजुअलाइजेशन को ऐसे इस्तेमाल करें जिसमें हम ये देख सकते हैं या तो कल्पना कर सकते हैं कि उस नई दुनिया में कैसे सभी फिजिकल हो या तो नॉन फिजिकल बीइंग्स जो हो, वो सारे एकत्व भाव से रहते हैं, शांति से रहते हैं और उन सब के अंदर वो सारे दैवी गुण हैं जो आने वाले स्थिति में प्रकट होंगे। तो अगर ये ऐसा इंटेंशन अगर आप सोने से पहले हो या तो ध्यान खत्म करते समय हो, अगर ये चीज़ अगर हम विजुलाइज करें, इंटेंशन दें, तो आप कहीं न कहीं एक बहुत बड़े दैविक कार्य में आप अपना योगदान दे रहे हैं।
ये भी हमको डेली करना चाहिए। नेक्स्ट आती है कि यूज सेल्फ हीलिंग इंटेंशंस। हम ग्रुप में भी एक सेल्फ हीलिंग इंटेंशन का एक बुक प्रवीण जी ने शेयर किया है, और चाहे तो मैं फिर से कृष्णा जी को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तो पूरे दोनों ग्रुप में वो शेयर कर सकते हैं कि आप अपने इंटेंशन से हर एक सफरिंग को कैसे अपने रियलिटी में आने से बचा सकते हैं। तो आप क्या बन गए? आप एज ए सेल्फ हीलर बन गए। आपको किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना योगदान आपका है उतना ही योगदान उस हीलर का भी है। तो बेटर है फोकस आप अपने पे कीजिए, और वो सारे हीलिंग के गुण भी आपके अंदर ही है। आप समझे हैं, आप नहीं समझे हैं, सामने वाला समझा है इसलिए दुकान खोल कर बैठा है। अगर आप समझ गए और इस इवेंट के प्रति जागरूक बन गए और सेल्फ हीलिंग करने लगे, तो क्या होगा कि वो सारे लोग भी, उनके प्रति भी एक डिवाइन इंफॉर्मेशन जाएगी कि आप भी अब जागो। जब तक आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड भी रहेंगे, तब क्या है कि आप इस मैट्रिक्स को रन करवाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो पहले जागरूकता आपको बनानी है कि आप अपने कल्पना या तो विजुअलाइजेशन से आप खुद को भी हील कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है कि न्यू डाइट सिस्टम। खान पान में ऐसी बदलाव लाएं जिसमें आप कम से कम एक टाइम हो, और ऐसे कच्चे चीज़ें खाएं, ग्रीन चीज़ें खाएं। तो उससे क्या होगा कि पहले तो आप प्लांट से कनेक्ट हुए, दूसरा धरती के साथ कनेक्ट हुए। जब आप खान-पान में भी उसी ऊर्जा को जब आप ग्रहण करेंगे, जिसमें आप, हम ऐसा कह सकते हैं कि सात्विक ऊर्जा, उसको जब हम लेंगे तो हमारे अंदर वो सारे दैविक जो प्रक्रियाएँ हैं, जिसको हम सो कॉल्ड एसेंशन सिम्पटम भी कह देते हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप स्वतः होंगी, और आप अपने फिजिकल रियलिटी में अनुभव करें या ना करें, वो सारे प्रोसेस इंटरनली होती रहेंगी। अगर आप इस शिफ्ट में एक दैवी भागीदार बनना चाहते हैं, तो इन खान-पान चीज़ों को भी आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। इसमें बीएस चौहान जी हैं, उसका बहुत ही अच्छा, उसका प्रचार-प्रसार करते हैं। उससे आप सीख सकते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम को कैसे फ़ॉलो करना है और अपने जीवन का एक पार्ट बनाना है। नेक्स्ट आती है कि और भी क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए या तो रोकनी चाहिए। पहला जो है, सुपरफ्लूस वेव एक्सेस, यानी कि इंटरनेट है, फ्री है, सर्विसेज हैं, करके हम क्या करते हैं, ज़रा सी भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े तो हमारे पास, जब हम एक फोर्थ डायमेंशनल रियलिटी को एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो उन सबको भी आपको ही डील करना है, क्योंकि एंड टाइम मैडनेस इसी वजह से होगा कि आप आने वाले इंफॉर्मेशन को झेल ही नहीं पा रहे हैं, या तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उन सब के प्रति जागरूक बनिए, और कम से कम ही यूज़ करें। जितना कम इंफॉर्मेशन, उतना कम माइंड प्रोग्रामिंग, ऐसा ही मानकर चलिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, तो यही हालत होगा, जैसे पिछली बार सेशन में बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि मेरा यहाँ खुजली हो रहा है, तो थर्ड आई एक्टिवेशन है। क्योंकि उनको वो इंफॉर्मेशन कहीं न कहीं से पता चली, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो गई, वो रियलिटी उनको प्रकट हो रही है। तो उससे वो जूझ रहे हैं। तो ये क्या जागरूकता है? नहीं। हम अगर कम से कम इंफॉर्मेशन को ग्रहण करें, जो हमारे सोल पर्पस या तो डिवाइन एसेंशन प्रोसेस को हेल्प हो, ऐसा ही इंटेंशन रखें, और अपने एक्शन में भी उस चीज़ को लाना है। इंटेंशन तो डाल दिया कि मैं एसेंशन प्रोसेस के लिए रेडी हूँ, मेरे पास वही इंफॉर्मेशन आए जो मेरे लिए ज़रूरत की है। बट एक्शन भी करना है। एक्शन क्या, कार्य में क्या लाना है कि वेब एक्सेस को भी आपको कम करना है। तो उससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन भी फ़िल्टर आउट होगा। नेक्स्ट है कि अवॉइड कैटेकलिज़्म, एक्सटिंक्शन, फ़ियर बेस्ड
और सर्वाइवल न्यूज़। जो कोई भी व्यक्ति इस दैविक धारा में आकर, चाहे वो लोगों को जगा भी रहा है या तो आप खुद कभी इस चीज को डिस्कस करने से बचें। किस किस चीजों को? पहला है प्रलय। युग परिवर्तन के नाम पे बहुत सारे धर्मशास्त्र, पुराण, इवन दूसरे धर्मों के टीचिंग में भी यही कहा गया कि प्रलय हो। वो उस समय के टाइमलाइन के हिसाब से लोगों को जगाने का एक इंफॉर्मेशन था। वर्तमान की स्थिति में अगर आप खुद को लाइट वर्कर समझते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस धरती पे इसीलिए आए हैं कि इस डिवाइन इवेंट को स्मूथ से स्मूथ होने देना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप इंफॉर्मेशन मॉन्गरिंग होकर तमाम सारे इंफॉर्मेशन को आज भी सर्च करते रहते हैं, लोगों को बम्बार्ड करते रहते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख लाइट वर्कर कोई नहीं है। या तो बोरिया बिस्तरा बांधकर आपको स्पिरिचुअलिटी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दिस इज ए वेरी हाई टाइम। इसीलिए मैं ये कठोर वाक्य कह रहा हूं कि अगर इस समय को, इस समय की नजाकत को आप पहचानते हैं, इंफॉर्मेशन को उतना ही लीजिए और उसके ऊपर ताबड़तोड़ आपको ही काम करना है। कहाँ काम करना है? अपने अंदर इनर वर्क करना है, इनर अवेकनिंग करना है। तो इन सबसे बचिए, और कोई भी इस चीज को फैला रहा है तो वहां से आप अपना सीट खाली कर दीजिए। नॉन जजमेंटल, बी इन मिडिल। उसको जाकर टोकना नहीं है तो झूठ बोल रहा है बोल के, उससे आप अपना रास्ता नाप लेना चाहिए, भले वो बोलता रहे। तीसरा है टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में आने वाले जो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारे अपने लाइफस्टाइल्स को दिखाते रहते हैं या तो स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाते रहते हैं। उन सब से कट ऑफ कीजिए, क्योंकि उतना समय नहीं है आप किसी का फॉलोअर बनने का। क्योंकि इनर वर्क वही है जो सेल्फ फॉलोअर बने। अगर आज अभी भी अगर कोई पर्सन किसी का फॉलोअर बनकर बैठा है, देन आप समझ लीजिए कि उसका पत्ता कटने वाला है। मैं कठोर वाक्य कहने के लिए ही यहाँ आज आज भी आया हूँ कि अगर कोई पर्सन दूसरे को, दूसरे का ही फॉलोअर बन रहा है, सेल्फ फॉलोअर नहीं बन रहा है, चाहे वो कितना बड़ा असेंडेड मास्टर्स हो, उसने कभी आंखों से नहीं देखा है, उसका वो बिलीफ सिस्टम ही है, उसके आंखों के ऊपर चादर चढ़ाया हुआ है कि तू फलाना पर्सन को बाबा जी कहता रहे। सेल्फ फॉलोअर बनिए, इनर अवेकनिंग कीजिए, वही आपको इवेंट में स्मूथली ले जा सकता है और आपका जो डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करवा सकता है। चौथा है क्लियरिंग बिलीफ सिस्टम, जिसका अभी मैंने बोला। असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, डेमन्स, लूसीफर, है ना, और अवतार, गॉड, यहाँ कोई नहीं आने वाला है। जो है आप खुद अपना पैराशूट खुद लगाकर आए हैं। जो है वो आपके अंदर है, जो भगवान है वो आपके अंदर है, उसको जागृत करना ही मेन काम है। और जो भी सारे चीजों को हम ग्लोरीफाई करते हैं, पहली बात ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई ये बहुत ही बड़ा बिलीफ सिस्टम है कि फलाना पर्सन बहुत बड़ा था, ये तो परमहंस थे, ये तो स्वामी थे, ये तो श्री श्री हजार हाट श्री थे। ये ग्लोरीफाई एक ऐसा कट्टर बिलीफ सिस्टम है कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर कीजिए। नेक्स्ट आती है स्ट्रेंथनिंग इनर गाइडेंस, जिसको हम इनर इंट्यूशन कहते हैं। जब आप हार्ट से कनेक्ट होंगे तब आपको इनर इंट्यूशन या तो इनर गाइडेंस आना शुरू होगा। स्वधर्म को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। फलाना फलाना पर्सन बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि सर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे क्या करनी चाहिए। पहली बात तो है उसको कैसे पता चला कि वो ट्विन फ्लेम है? कौन उसको ढकोसलाबाज उसको पढ़ा कर गया?
उनको क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं स्टारसीड जर्नी में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो वो पर्सन अगर यही आइडेंटिटी लेकर खुद को ग्लोरीफाई कर रहा है और कस्तूरी मृग जैसा घूम रहा है, तो उसका तो अंत तय है। इसीलिए आपको अपने को जागृत करना ही मेन कार्य है यहाँ पर। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन विथ यूनिवर्सल माइंड। जब आप चेतना से ऊपर उठते रहेंगे, तब आप क्या होगे कि एक यूनिटी कॉन्शियसनेस है जिसको हम सामूहिक चेतना कहते हैं। ये जितने सारे स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, बहुत सारे लोग वो क्वेश्चन करते हैं कि सर एनिमल का क्या होगा? देखिए, ये मनुष्य इस मैट्रिक्स में कितना द्वंद्व में है। वो कभी खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, हमेशा दूसरों के बारे में ही, दूसरों के ऊपर ही जजमेंटल, कि फलाना पर्सन बोल तो नहीं सकता है, एनिमल बेचारे हैं बोल नहीं सकते हैं, वो कैसे बचेंगे? भाई तू पहले खुद को बचा ले। इसीलिए तो क्वेश्चन बनाकर फिरते रहते हैं कि मैं स्टार सीड हूं, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछते हैं सर एनिमल का क्या होगा? एनिमल्स सारे आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने सारे कीड़े मकोड़े एनिमल, वो सारे अपने यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बारिश आने से पहले ही वो घर चेंज कर देते हैं। जिस जंगल में बिजली गिरने वाली होती है, हाथी उस जंगल को छोड़ लेते हैं गर्मी के समय में ही। शीत ऋतु आने वाली है, किस कॉन्टिनेंटल जोन में पंछियों को खाना मिलने वाली है, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये वही यूनिवर्सल माइंड है जो उनको गाइड करता है कहाँ पे आप सही, सुरक्षित और जीवित रह सकते हो। इसीलिए एंड टाइम मैडनेस, प्रलय, इवेंट, सो कॉल्ड जितने भी सारे चीजें हैं, उससे होने से पहले इनर एवेकनिंग पे ध्यान दीजिए। ये फिजूल की जो चिंताएं हैं, जिसको आप कहते हैं कि मैं तो एनिमल लवर हूं, असल में वो चिंता एनिमल का कर रहा है, खुद की चिंता नहीं कर रहा है। तो इसके प्रति भी आपको ध्यान देनी चाहिए कि आप उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो। नेक्स्ट आती है कि समझ गए कि लाइट वर्कर्स का क्या काम है। अब लाइट फोर्सेस जो हैं, जो कभी सामने नहीं आते हैं, बट इस थ्री डायमेंशनल रियलिटी को, मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए वो सतत काम कर रहे हैं बहुत हजारों साल से, जो जिसका फलस्वरूप हम एक इवेंट के रूप में इस चीज को देख पाएंगे इस लाइफ टाइम में। तो उनकी भी तैयारी जान ले। बहुत सारे के क्वेश्चन आते हैं कि सर इवेंट में सारे सिस्टम टूट जाएंगे तो क्या करनी चाहिए? तो आज उन सब का आंसर मिलेगा। आज इन सब के अंदर पहली बात है कि आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। ये जितने सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जिस बहुत सारे पिछली बार क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने हेवी इन्वेस्टमेंट करके रखी है या तो पैसे हैं, क्या करनी चाहिए, पैसा क्या होगा, हमने यहाँ रखा है वहाँ रखा है। पहली बात है, शांत मन से एक सत्य को सुनिए। ये जितने सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो कोलैप्स होंगे इवेंट के समय, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया जाए, ये सारे फाइनेंशियल सिस्टम कुछ टाइम पहले से ही हैक कर ली गई है, और जब वो नया सिस्टम आएगा उन सबको री एस्टेब्लिश करने के लिए। ये लाइट फोर्सेस का सोचना है। तो खुद रिलैक्स होकर अपने इनर अवेकनिंग पे काम कीजिए कि जो आप फाइनेंस, मॉनेटरी सिस्टम, पैसा कमाना ये सोच रहे थे, आप बैलेंस बनाकर चलिए, पर अस्वस्थ रहिए, उसके प्रति चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो जो नया सिस्टम आने वाला है उसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट क्वांटम ब्लॉकचेन नेटवर्क को क्रिएट की जा रही है, जिसके थ्रू ये सारे सिस्टम को मैनेज किया जाएगा।
तो जो भी सिस्टम आ रही है, आज के मेंटालिटी या तो आज के परिकल्पना से भी ऊपर की वस्तु है ये। तो ये बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है और डिवाइन एस्टैब्लिशमेंट भी है। तो उस सब के प्रति एक जागरूक मनोभाव रख के आप इतना तो आश्वस्त होइए कि जितने सारे चीज़ों का टूटने का डर आप बनाकर चल रहे थे, उन सब की तैयारी चल रही है, होगी, होकर रहेगी। इसीलिए तो हम आए हैं। तीसरा है कि जब ये सिस्टम टूटेंगे, उन सारे सिस्टम्स को ऐसे एआई बग्स तैयार तैयार की गई है कि वो सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेंगे और उस जो नया सिस्टम को एस्टैब्लिश की जानी है, उन सबको वो पुनर्स्थापित करेंगे। तो जो एआई के नाम पे भी लोग थोड़ा बहुत डरते हैं, उन सबके भी बाप यहाँ बैठे हैं। तो उस सब का भी तैयारी चल रही है। चौथा है कि जितने सारे डार्क सिस्टम्स हैं, जितने सारे कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं, उन सबको सरेंडर करवाया जाएगा, उन सबको भी प्यूरिफाई किया जाएगा। तो जिससे आप डरते हैं कि वो डार्क है, ये है, वो है, उन सबका भी धुलाई होगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। जो सारे लोग डर रहे हैं, खाना-पीना नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा, भाई पहले आप जाग जाओ। जितने सारे बैक एंड के काम हैं, वो सारे लाइट फोर्सेस काम कर रहे हैं। जब आप जागोगे, तब आप दूसरे को भी वो वाइब्रेशन से एक अच्छी स्मूथ ट्रांजिट से नेक्स्ट डायमेंशन में ले जाने में मदद कर सकते हो अपने विजुअलाइजेशन पावर से। तो सर्विस टू अदर्स करें और इनर अवेकनिंग के ऊपर बहुत ध्यान दें, ना कि इन सारे सिस्टम के टूटने पे, क्योंकि ये टूट इसीलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नया चीज़ बनाना है। नेक्स्ट आती है कि जो भी इंटरगैलेक्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आज तक डार्क फोर्सेस खुद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपने ही कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर जर्जरित अवस्था में हैं, उन सब सारे टेक्नोलॉजीज़ हमारे हाथ होंगे और यहाँ पे रहने वाले जितने सारे जीव हैं, उस सब का फ़ायदा ले सकते हैं। तो कितनी अच्छी स्थिति होने वाली है देखिए। नेक्स्ट आती है कि जो गैलेक्टिक एबुंडेंस है, यानी कि समग्र ब्रह्मांड में जो सारे अ, पूर्ण का जो पूर्णतः स्थिति जो है, वो फिर से स्थापित होगी। तो यानी कि जो भी चीज़ें टूटने का जो डर आपको सता रहा है, वो हायर डायमेंशन जो शिफ्ट होगी इवेंट के बाद, वो सारे के सारे एब्यूंडेंस के साथ जिएंगे, यानी कि उन सब के पास कोई कमी नहीं होगी किसी भी चीज़ का। और हायर से हायर टेक्नोलॉजीज जो है, गैलेक्टिक टेक्नोलॉजी जो आपने कभी कल्पना नहीं की है, वो सारे चीज़ें आएंगी। उन सब से एक टेक्नोलॉजी को मैं सिर्फ हाईलाइट कराना चाहता हूँ। एक टेक्नोलॉजी लाइट फोर्सेस जो है, वो जल्द ही इवेंट के बाद वो रिलीज़ करेंगे, जिसको हम एट वॉर टेक्नोलॉजी कहते हैं। उससे क्या होगी कि पूरे मनुष्य है या तो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो नॉन फिजिकल बीइंग्स भी हैं, उन सबके एनर्जी फील्ड को भी प्यूरिफाई करने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके थ्रू थोड़ी बहुत किसी के अंदर अगर इम्प्योरिटीज है, उसको भी हार्मोनाइज किया जा सके। दूसरा है कि इस टेक्नोलॉजी से किसी के अंदर भी थोड़ी कमी है, तो वो वाइब्रेशन को भी पूरा किया जा सके, उसका भी तैयारी है। तीसरा है कि इन सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप खुद ही इतने दिव्य और बन जाएंगे कि आप जो एग्जाम्पल के तौर पे टेलीपोर्टेशन, लेविटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर रहकर ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। तो कितना ये दैविक इवेंट है, कितना ये एक नई परिवर्तन ला रही है,
इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण लाइट फोर्सेस और खुद को जब आप लाइट वर्कर कहते हैं, तो आपको अपना तैयारी खुद करना है, ये याद दिलाना था, इसीलिए हमने ये आज ये सेशन रखा। तो आप सबके प्रति ग्रैटिट्यूड है। बाद में जितने सारे लोग इस सेशन को सुनेंगे, उन सबके प्रति ग्रैटिट्यूड है कि आज हम माध्यम बन पाए कि इस दैविक घटना के प्रति खुद के साथ-साथ हम दूसरों को जगा पा रहे हैं।